सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दादी माँ। यह आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 है। इस कहानी के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। लेखक का हम संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। लेखक का पूरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश के जलालपुर गांव बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई थी। ये अध्यापक और साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हू, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। बच्चों, कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि लेखक के हाथ में उनके बड़े भाई का पत्र है। उस पत्र में दादी माँ के स्वर्गवास की खबर है और लेखक इस खबर को पढ़कर बहुत हैरान है। इसके साथ ही दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति यानी पिक्चर की भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती है। कहानी दादी माँ में लेखक ने अपने बचपन की भूली बिसरी यादों और दादी माँ के आकर्षक प्रेम में स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से सना हुआ, प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व का वर्णन किया है। कहानी का आरंभ लेखक आषाढ़, अगहन, चैत्र, क्वार आदि के दिनों की विशेषता तथा अपनी बीमारी और दादी माँ की सेवा भावना से करता है। दादी माँ का संपूर्ण व्यक्तित्व ममता भरा, स्नेह से युक्त, ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल है। बीमार चाहे घर का कोई सदस्य हो या गांव का, उनकी सेवा, उनका उपचार, बीमार के प्रति चिंता भाव आदि एक समान ही होते। घर के सभी काम कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती। रानी की चाची को उधार दिया गया रुपया यदि वे सबके सामने कठोर शब्दों में वापस मांगती हैं, तो उसकी बेटी के ब्याह के समय चुपचाप वही बकाया रुपया यह कहकर छोड़ भी देती हैं कि जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। दादी माँ की उदासी के पीछे घर की डामाडोल आर्थिक स्थिति की अत्यंत आर्थिक मंदी के दिनों में उन्होंने अपने पति की एकमात्र निशानी, अपने कंगन, घर परिवार के लिए सहर्ष दे दिए। ऐसी देवतुल्य दादी माँ के इस दुनिया में नहीं रहने की खबर लेखक के लिए अविश्वसनीय थी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आते हैं। बच्चों, दादी माँ कहानी का उद्देश्य क्या है? यह कहानी अपने आप में अनेक उद्देश्यों को समेटकर चलती है। कुछ उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने बड़ों के द्वारा दी गई सीख को ध्यान में रखना है, अपने जीवन में उनकी दी हुई सीख का अनुसरण करना है। इसके साथ ही नए नए शब्दों को सीखना,
स्थान विशेष यानी क्षेत्रीय स्थानों पर बोले जाने वाले शब्दों को बोलना और सुनना समझना सीखना है। साथ साथ में गांव में मनाए जाने वाले पारंपरिक रीति रिवाजों को हम जान सकें। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की जो हम चीज़ें खाते हैं बनाते हैं उनको जान सकें और हिंदी माह के नामों को समझ सकें। उन माहों को अंग्रेजी माह से हम कैसे मिलान करें और उन महीनों में कैसे अलग अलग मौसम रहता है, ये सब हम इस कहानी को पढ़कर जान सकते हैं। बच्चों, दादी माँ कहानी का अब हम आदर्श वाचन करेंगे। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक ना चाहते हुए भी अपनी दादी माँ के बारे में सोचने लगते हैं और उनका चित्र उनके सामने हूबहू दिखने लगता है। लेखक याद करते हैं कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। लेखक अपने बचपन के समय में पहुंच जाते हैं और अपने बचपन का समय जो वे गांव में दादी के पास रहकर व्यतीत किया करते थे, एक एक दिन याद करते हुए हमें कहानी में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार मतलब वो बच्चे सितंबर और अक्टूबर के माह को कहा जाता है। इसे हम आश्विन माह भी कहते हैं। और इस समय हम जानते हैं बहुत अधिक बारिश होती है। जहाँ तहाँ देखो बारिश का पानी भरा हुआ होता है। दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक याद करते हैं कि दूर के स्थान से, है ना, कहीं दूर से जो एक नाला बहता हुआ आ रहा है, उस नाले में बहकर ये जो मोथा, साई, अधगल की घासों के नाम हैं, ये जो साथ में उसके बहकर आ जाती थीं, गल जाती थीं, घेऊर, बन प्याज की जड़ें और भी कई प्रकार की घासों के बीच नाले के पानी के साथ बहकर आती थी। और ये सूरज की गर्मी उस समय कभी बारिश तो कभी धूप, ये जो धूप उस समय बड़ी तेज़ धूप पड़ती है इस मौसम में, तो उस धूप में ये जो जड़ें हैं, घास हैं, ये आधी गल सी जाती हैं और विचित्र प्रकार की गंध छोड़ती हैं। सड़ी हुई गंध लेखक आज भी महसूस कर पा रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। बच्चों, आपने कभी महसूस किया है, कभी देखा है कि घर के आसपास गांव में कहीं गड्ढों में पानी भरा हुआ है
और आपके मित्र या स्वयं आप कभी इस बारिश के पानी में छपाक करके कूद रहे हैं और छोटे छोटे जलाशयों में स्नान कर रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। ऐसा कभी आपका अनुभव रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। लेखक बताते हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी अलग बात होती है। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ क्या है? जून जुलाई का महीना है ना, इसमें हम बहुत आम और जामुन खाते हैं ना। हाँ, तो लेखक याद करते हैं कि आम और जामुन के फलों का मिलना यानी आषाढ़ के माह का आना। और लेखक बता रहे हैं कि यदि ये ना मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन मतलब ठंड के दिनों में गुड़ और नमकीन जैसी चीज़ें ना मिलें खाने को तो उन्हें कोई अफसोस नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी लेखक को इन मौसमों में इतनी चीज़ें खाने से यदि वो चूक जाए, वो चीज़ें उसे ना मिले तो कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन क्वार के महीने में वो गंध भरे झाग वाले जल में कूदकर ना नहाने मिले तो लेखक को बहुत बुरा लगता है। लेखक उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में नहाना चाहता है और उस समय को याद करता है कि कैसे उसके मित्र झाग भरे गंधपूर्ण जल में नहाया करते थे। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी बहुत अधिक तीव्र इच्छा से उसको याद कर रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक ने भी अपने मित्रों के साथ उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदकर नहाया था और नहा धोकर वह बीमार भी हो गया था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सिर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक को अपने बचपन की ये घटना याद आती है कि उन्होंने जब ये बारिश के पानी में कूद कूद कर नहाया था तो वे बीमार हो गए थे। लेखक को हल्का बीमार होना अच्छा लगता है। उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार हो, हल्का सा सर में दर्द हो और दिन भर खाने के लिए साबु और नींबू जैसी चीज़ें मिलती रहें। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उन्हें जो बुखार चढ़ा तो फिर उतरा ही नहीं। कब जाकर उतरा? रात के 12 बजे। दिन में वे चादर लपेटे सोए रहे। दादी माँ आई। वे नहाकर आई थीं और शायद उसी झाग वाले जल में, ऐसा कवि का अनुमान है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्या टपकते हुए जल की शीतलता। ये दादी माँ के व्यक्तित्व का शब्द चित्र लेखक ने खींचा हुआ है कि दादी माँ दुबली पतली हैं और उनका जो शरीर है स्नेह से सना हुआ है। मतलब स्नेह ही स्नेह उनके व्यक्तित्व में झलकता है। उनका स्वभाव स्नेहमयी है और उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी है जिसमें बॉर्डर नहीं होती है और उनके बाल सन की तरह सफ़ेद हैं और उस पर से ठंडे ठंडे जल की बूंदें टपक रही हैं। बालों से जल की बूंदें टपक रही हैं।
उन्होंने आते ही लेखक का सर छुआ, पेट छुआ और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। वे दिन भर लेखक के ज्वर का अनुमान लगाती रहीं और चारपाई के पास बैठकर लेखक का ध्यान और सेवा करती रहीं। वे कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पकड़े कपड़े से सहलाती रहीं, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, वे घर के और लोगों से पूछती कि हांडी बर्तन में पानी लाए कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई घर में बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी वे बीमार की सेवा इस तरह करती थीं, उसका ध्यान इतने बखूबी रखती थीं कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए और बीमार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंच जाती और वहां भी यही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, इन सब का वे क्या करती, छिड़काव करती। सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उन्हें अनियमितता, अनुशासनहीनता और गंदगी से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे चाहती थी कि यदि कोई बीमार है तो उसका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा जाए, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उसे नियमित समय पर दवाइयाँ दी जाएं, उसके कपड़े बदले जाएं, उसके बिस्तर का चादर और तकिए का गिलाफ भी समय से बदला जाए और उसे ऐसा खाना खिलाया जाए जो वह पचा सके, जो बीमार को दिया जाता है। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने को जी नहीं होता। लेखक को वही दिन याद आते हैं जब वे दादी माँ के पास थे और उन्हें बुखार आता था। क्या अंतर था आज के समय में और तब के? पहले जब लेखक को बुखार आता था तब दादी माँ का देखभाल करना लेखक को बहुत अधिक पसंद था और लेखक उस समय को याद करते हैं और उन्हें जो वर्तमान में कभी कभी बुखार आता है वे कहते हैं कि इस बुखार को बुलाने का मन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अब लेखक किशन भैया की शादी की घटनाओं को याद करते हैं। जब वे गांव में थे तब एक बार किशन भैया की शादी में शामिल होने का मौका मिला था। उस समय क्या हुआ देखिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा।
एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी भी बात पर किसी को नाराज हो रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने को गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने, दादी माँ ने मुझे डांट दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, भावुक होकर, बहुत खुश होकर कहा, उड़ेन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, यहाँ दादी माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं उजागर की गई हैं। दादी माँ वाणी में शासन की कठोरता दिखती है। वे धन्नो को डांटती हैं, उस पर बिगड़ती हैं और कहती हैं कि उसका ऋण तुरंत ब्याज समेत चुकाए। और डांटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह भी ना की। और जिस प्रकार आदेश पूर्वक उससे पैसे मांग रही थी, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की कठोरता है, लेकिन साथ ही वे परोपकारी भी हैं। उनके व्यक्तित्व में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे किसी का दुख देखकर किस तरह पिघल जाती हैं, वो हम इस घटना से अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने धन्नो की दुविधा को, परेशानी को समझकर उसको दिया हुआ ऋण भी माफ कर दिया और अपनी तरफ से उसकी बेटी के लिए पैसे भी दिए ताकि उसकी शादी अच्छी तरह से हो सके। तो हमने देखा दादी माँ का व्यक्तित्व। कौन कौन सी बातें हमें समझ में आई कि दादी माँ स्नेह सिक्त स्वभाव की थी। जिस तरह लेखक का बीमारी के समय ध्यान रखती हैं और गांव में कोई भी कहीं भी बीमार होता है, उसके घर जाकर उसका अपने ही बच्चों की तरह ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, ये सब उनका दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। और फिर अनुशासन, वे नियमों की पक्की थी। उन्हें उनकी वाणी में शासन की कठोरता हमने देखी और उनका परोपकारी होना भी हमने देखा। अब
हम देखते हैं कि किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है और उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा और घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रोक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। यहाँ इस पैराग्राफ में हम दादी माँ का हंसमुख व सरल स्वभाव देखेंगे। दादी माँ किशन भैया की शादी के समय किस तरीके से लेखक को अपना आश्रय देती हैं, उसे बारात में न जा पाने के कारण घर में किस तरीके से वे उसको अन्य औरतों से बचाती हैं और उसका पक्ष लेती हैं, और उन औरतों के अभिनय में लेखक को छेड़े जाने पर उसका बचाव करती हैं। दादी माँ का स्वभाव हंसमुख व सरल स्वभाव का था, इसलिए वे सभी की आदरणीय भी थीं। इसके आगे देखेंगे हम। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। लेखक के पिता ने कर्ज लेकर उनके श्राद्ध में खर्च कर दिया था। अब दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, क्योंकि उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता थी और उनके ऊपर जो कर्ज बढ़ता जा रहा था, उसे ना चुका पाने के कारण वे बहुत दुखी थीं और अक्सर उदास रहा करती थीं। माघ के दिन थे, सर्दियों के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ पश्चिम से चलने वाली हवाएं, और पाले की ठंडी शीत, ओस से भरी हुई, ठंड से भरी बर्फमयी हवाएं जो हैं हड्डियों में घुसी जाती। इतनी अधिक सर्दी पड़ रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने
कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। और वे लेखक को विषयांतर करके हकीकत ना बताते हुए उसे खाना खिलाने ले जाती हैं। वे अपनी परेशानी में किसी को शामिल नहीं करती और बहुत आसानी से छोटी मोटी समस्याओं को जाहिर भी नहीं होने देती थी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। घर को परेशानी से निकालने के लिए, ऋण से उबारने के लिए दादी माँ ने अपनी जो पूंजी थी, जो कि दादा ने उन्हें कभी निशानी के तौर पर दी थी, वह निकाल कर उनके पिताजी को दे दी कि जाओ इसे बेचकर सारा ऋण जो है चुका दो, ऋण हो जाओ और फिर आगे का जीवन अच्छे से जियो। उस समय लेखक को दादी माँ एक देवी सी लगी और वास्तव में वे ममतामयी स्नेहमयी देवी थीं, जो कि परोपकारी थीं और सबका भला चाहने वाली त्यागमयी ममतामयी देवी थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया। लेखक बचपन की यादों में खोया हुआ था। लेखक के हाथ में उनके बड़े भाई का पत्र था, जिसमें उनके दादी माँ के अब इस दुनिया में ना होने का समाचार लिखा हुआ था और लेखक अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा